मनोविज्ञान की इस सीरीज़ में आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं कोलबर्ग। इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस का जिक्र जो है वो किया है। आज मैं उन्हीं स्टेजेस के ऊपर बात करूँगा, लेकिन सीधे टॉपिक पे जंप करने से पहले अगर आपका विषय समाजशास्त्र नहीं रहा है तो आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए। जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इस टॉपिक में यूज होगी वो आप अगर पहले से जान लेते हैं तो टॉपिक को समझना आसान हो जाता है। एक कोई टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होगी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी कन्फॉर्मिटी। ये दोनों ही समाजशास्त्र के शब्द जो हैं वो होते रहे हैं। चूँकि मनोविज्ञान पढ़ाने वाला अध्यापक मनोविज्ञान के विषय के बारे में तो जान रहा होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं उसने समाजशास्त्र भी पढ़ा हो। जब उसने समाजशास्त्र नहीं पढ़ा होता तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को आपको ठीक से नहीं बता पाता, ना ही वो कन्फॉर्मिटी को ठीक से बता पाता है। मैं पहले इन दो शब्दों पे डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट पे आएंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से फिलोसफर ने बात करी है। सबसे पहले आते हैं, आपने जॉन लॉक का नाम सुना होगा, हॉब्स का नाम सुना होगा, रूसो का नाम सुना होगा। अब आपको लगा होगा ये तो पॉलिटिकल साइंस के थिंकर हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, ये थिंकर हैं। किसी भी सब्जेक्ट में विषय के हिसाब से जो हैं ये अपने आप आ जाते हैं। ये किसी एक चीज़ से बंधे नहीं हैं। आप सब लोग जानते होंगे कि स्टेट राज्य का उदय किस तरीके से हुआ था। पुराने समाज के अंदर सब लोगों के पास जो अधिकार थे वो नेचुरल राइट हुआ करते थे। मान लीजिए मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। अब मैं खाना कहीं भी खा सकता हूँ, किसी के घर में भी घुस सकता हूँ क्योंकि ये मेरा नेचुरल राइट है, लेकिन आज मैं घुस नहीं सकता। तो समाज के अंदर कुछ बुराइयाँ जो हैं वो पैदा हो गई। ऐसे में समाज ने एक निर्णय किया, पूरे समाज ने मिलजुल के स्टेट की जो है वो अवधारणा विकसित की, जिसमें ये कहा गया कि हम जो अपने नेचुरल राइट हैं, मनुष्य के जितने भी नेचुरल राइट होते हैं, वो एक कोई इंस्टीट्यूशन है जिसे स्टेट कहा गया, उसके सामने सरेंडर करते हैं। बदले में ये इंस्टीट्यूशन जिसे हम आज स्टेट कहते हैं, और स्टेट के अंग के तौर पे हम देखते हैं ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। तो स्टेट को समाज ने ये कहा कि आप लोग जो हैं, हम सब लोगों को हमारे अधिकार वापस करेंगे, लेकिन वापस करते हुए ध्यान रखेंगे कि सब लोगों को समान तरीके के अधिकार मिले, किसी को ज़्यादा नहीं हो, किसी को कम नहीं हो। तो बदले में स्टेट ने हमें क्या दिया? फंडामेंटल राइट दिए। हमने स्टेट के सामने क्या सरेंडर किया था? अपने नेचुरल राइट। उसी के बदले में हमें फंडामेंटल राइट मिले। यही स्टेट के साथ जो है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। लोग जो हैं, जॉन लॉक की जो बात करते हैं, ये कहते हैं कि इसके बदले में हम स्टेट को कुछ देते हैं। क्या देते हैं? टैक्स देते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ भी नहीं देंगे तो स्टेट कैसे फंक्शन करेगा। इसी तरीके से ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट था कि हमने अपने नेचुरल राइट स्टेट के सामने सरेंडर किए, बदले में स्टेट ने उन सभी राइट्स को एग्रीगेट किया और समान लोगों में समान तरीके से फंडामेंटल राइट के रूप में हमें वापस लौटा दिया। कोलबर्ग जो अपनी थ्योरी के अंदर बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट की, एक शब्द इसमें आता है मोरल वैल्यूज़। मोरल वैल्यूज़ क्या होती हैं? आप सब लोग जानते होंगे। मोरल वैल्यूज़ कौन नहीं जानता? मोरल वैल्यूज़ को कभी कभी सिलेबस में भी डिफाइन किया जाता है। मान लीजिए आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जीएस 4 का एक पेपर होता है जिसमें सिविल सर्विस एप्टीट्यूड की बात की जाती है। वहाँ ब्यूरोक्रेसी जो है वो डिफ़ाइन कर दी है कि एक सिविल सर्वेंट की जो है मोरल वैल्यूज़ क्या होंगी, जिसमें ऑनेस्टी आती है, इंटेग्रिटी आती है, प्रोबिटी आती है, कन्फॉर्मिटी टू लॉ आता है, न्यूट्रल डिसीजन की बात आती है, इक्वल बिहेवियर टू ऑल की बात आती है, नेचुरल जस्टिस जो है वो कंसीडर किए जाएंगे, इस चीज़ की बात आती है। और इन नेशन के इंटरेस्ट में जो है आप जो कुछ भी करेंगे वो नेशन के इंटरेस्ट में करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है नेशन के अगेंस्ट में जाएंगे। ये सब बातें क्या हैं? यही सब मोरल वैल्यूज़ हैं। लेकिन कोलबर्ग जो चूँकि बच्चों के बारे में ही बात करते हैं तो ये चाइल्ड मोरल डेवलपमेंट की ही बात करेंगे। आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि आखिर मोरल वैल्यूज़ का जो है स्रोत जो है वो क्या चीज़ है। अगर ऑप्शन में कॉन्शियस हो तो मैंने कहा था कि मोरल वैल्यूज़ कौन नहीं जानता? आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप अपने कॉन्शियस में जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है। तो
पहली चीज़ आपका कॉन्शियस है, सोर्स की बात कर रहा हूँ मैं कि मोरल वैल्यूज़ का सोर्स क्या है। दूसरा समाज है। समाज भी आपको ट्रेडिशन के तौर पे, कस्टम्स के तौर पे, रिचुअल्स के तौर पे ये बता देता है कि क्या सही है क्या गलत है। रिलीजन जो है ये भी आपको मोरल वैल्यूज़ बताता है कि क्या चीज़ जो है वो ठीक है क्या गलत है। कभी कभी लॉज भी आपको बताता है, हालांकि लॉज मतलब विधि जो आपको बताती है वो कंपल्सिव होती है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप उसको नहीं मानेंगे तो हो सकता है आपको जेल हो जाए, तो वो एक कंपल्सिव एथिक्स है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक थिंकर आते हैं मैक्स वेबर। ये कहते हैं कि रिलीजन इज़ द सोर्स ऑफ एथिक्स या मोरल वैल्यूज़। वो मानते हैं कि जो धर्म है वही क्या मोरल है क्या इमोरल है ये हमें बताता है। एक दूसरे समाजशास्त्र के जो थिंकर आते हैं, दुर्खीम, सब लोगों ने नाम सुना होगा। दुर्खीम कहते हैं कि नहीं, धर्म नहीं, समाज ही जो है वो मोरल वैल्यूज़ का स्रोत है, क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो समाज में ही होता है। धर्म जो है वो इसी समाज में व्याप्त है। तो सोसाइटी इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ये दुर्खीम का जो है ये स्टेटमेंट है। अब हमारा तीसरा शब्द जो है वो कन्फॉर्मिटी है। कन्फॉर्मिटी क्या होती है? मैं ये कहूँ कि ये डेविएंस का उल्टा होता है। आप फिर पूछेंगे कि डेविएंस क्या होता है। दोनों ही शब्द जो हैं समाजशास्त्र में खूब प्रचलित हैं। कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है कि जो बने बनाए नियम हैं समाज के अंदर या हमारे अपने घर परिवारों के अंदर, अगर आप उन्हीं नियमों को नियमबद्धता के साथ फॉलो करते हैं तो आप कन्फॉर्मिटी को फॉलो कर रहे होते हैं। अब ये नियम क्या होते हैं? मैं ये कहूँ कि एक जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों में क्या चाहते हैं। पेरेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि उनका बच्चा दिन भर पढ़ता रहे और बच्चे का मन जो है वो पढ़ाई में भी लगे। साथ में वो ये भी चाहते हैं कि इसके ज़्यादा दोस्त ना हों और ये दोस्तों के साथ बाहर जो है आवारागर्दी भी ना करे। तीसरी बात जो पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों से वो ये है कि वो उनकी आज्ञा का पालन करें। अगर आप जैसा आपके पेरेंट्स चाहते हैं उसी तरीके के बच्चे रहे हैं तो आप एक कन्फॉर्मिटी के बच्चे रहे हैं। कोई कह सकता है कि कन्फॉर्मिटी में फिर बुराई क्या है? बुराई की बात नहीं है। मैं डेविएंस की बात करता हूँ। डेविएंस क्या होता है? डेविएंस लीक से हट के चलना है। जिस तरीके से कन्फॉर्मिटी वाले बच्चे करते हैं, अगर आपका व्यवहार जो है उसके ठीक उल्टा होता है, आप समाज में जो नियम हैं नियमों पे सवाल करते हैं, आप तमाम लोग जो हैं किसी सत्संग में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं या किसी खास तरीके की रिचुअल या जो भी धार्मिक रिचुअल होते हैं उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप उनके ऊपर सवाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कन्फॉर्मिटी का नेचर आपका नहीं है, आप थोड़ा हट के चलना चाहते हैं। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि वास्तविकता ये नहीं है, थोड़ा हट के चलिए। दोनों ही तरीके के नेचर जो हैं समाज में व्याप्त होते हैं। बहुत लोग होंगे जो समाज को उसी हिसाब से चलाना चाहेंगे, कुछ लोग होंगे जो समाज में बदलाव चाहेंगे। जो बदलाव चाहेंगे वो डेविएंस को फॉलो कर रहे होते हैं और जो बदलाव नहीं चाहते वो कन्फॉर्मिटी को फॉलो कर रहे होते हैं। मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो मैं ये कह सकता हूं, मान लीजिए कोई एक अमुक आदमी है, उसके पिताजी साइकिल का पंचर निकालते हैं। चूँकि बच्चा देख रहा है परिवार के अंदर कि पिताजी जीवन भर साइकिल का पंचर ही निकालते रहे हैं, एक तरीका ये हो सकता है कि वो बच्चा उसी व्यवसाय में आ जाए। कन्फॉर्मिटी हुई। ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चा क्या क्रिएटिविटी कर सकता है? पिताजी मान लीजिए 10 मिनट में पंक्चर निकालते थे, कहो बच्चा 5 मिनट में निकालने लग जाए। है तो व्यवसाय कन्फॉर्मिटी का ही, लेकिन बच्चा कहे कि मैं साइकिल का पंचर नहीं निकालूंगा। और इसमें हो सकता है परिवार के अंदर तमाम तरीके का उसे विरोध सहना पड़े। लेकिन आपने देखा होगा एक बच्चा एटलस साइकिल का मालिक भी बन गया। पिताजी पंक्चर निकालते थे, बच्चे ने कहा वो पंक्चर नहीं निकालेगा। ये डेविएंस है। आप लीक से हटके चलना चाह रहे हैं, आप एटलस साइकिल के मालिक बन गए, आपके पिताजी जीवन भर पंक्चर ही निकालते रहे। ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपको प्रियंका चोपड़ा का दूं। पिताजी नहीं चाहते थे कि लड़की जो है वो बॉलीवुड में जाए। लड़की का इंटरेस्ट था
उसने इंटरेस्ट को फॉलो किया, पिताजी की बात नहीं मानी। घर परिवार के विरोध जताने के बावजूद भी जो है वो मिस यूनिवर्स या मिस इंडिया का जो कंपटीशन हुआ उसमें उसने शिरकत किया। बाद में वो मिस यूनिवर्स चुन ली भी, उनका चुनाव भी हो गया। आप उनके पिताजी का अगर पहला इंटरव्यू देखेंगे आप पाएंगे कि पिताजी जो कर्नल साहब थे उनकी मूँछों के अंदर से वो ताव आपको दिखाई दे जाएगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा जो है इस फील्ड में जाए, लेकिन बच्चे की अपनी जिद थी, बच्चा चला गया। अब चूँकि प्रियंका चोपड़ा जो है वो एक सफल एक्ट्रेस बन ही गई हैं, तो बाद में तो कोई भी नहीं कहता कि आप इस फील्ड में क्यों आए, या उस तरीके का विरोध जो है वो नहीं होता है। बाद में तो सब लोग मान ही लेते हैं कि चलो ठीक है, आपको यही पसंद था, आपने ये कर लिया। ये डेविएंस होता है। कहो क्या, तो फिर आपको अब लगेगा कि डेविएंस तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो यही होना चाहिए, कन्फॉर्मिटी बेकार चीज़ है। ऐसा नहीं है, डेविएंस के अंदर भी अपने खतरे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार जो है डेविएंस पे चलें और सफल हो जाएं। कहो कि क्या फिर कन्फॉर्मिटी में रहते हुए सफल नहीं हुआ जा सकता? बिल्कुल। जो बच्चे अनुशासित हैं, परिवार के हिसाब से चलते हैं, समाज के हिसाब से चलते हैं, क्या वो कभी सफल नहीं होते? सफल वो भी होते हैं। बच्चे जो डेविएंस वाले होते हैं सफल वो भी होते हैं। लेकिन इसके पीछे तमाम तरीके के रीज़न हो सकते हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड भी मैटर करेगा। कन्फॉर्मिटी में रहते हुए आप तभी सफल हो सकते हैं अगर आपके पेरेंट्स सफल हुए हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने अगर सफलता देखी होगी तो आप कन्फॉर्मिटी में रहते हुए भी सफलता अर्जित कर जाएंगे, क्योंकि उतनी फ्रीडम, जितनी फ्रीडम आपको चाहिए होगी वो उतनी फ्रीडम आपको दे देंगे। डेविएंस में रहने के क्या नुकसान है? तमाम तरीके के नुकसान है। समाज के अंदर ऐसा नहीं है कि सब लोग जो है वो सामंजस्य के साथ जो है आपका सहयोग ही करें। तमाम ऐसे सामाजिक तत्व हैं जो बच्चों को बिगाड़ना ही चाहते हैं। ऐसे में जब आप घर से विरोध सह रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसे लोगों के हाथों में आ जाते हैं जो आपको बिगाड़ना चाहते हैं, और बाद में आप देखते हैं कि बहुत लोगों का जीवन जो है वो दुखमय हो जाता है, तमाम कठिनाइयों के साथ जीना पड़ता है, सफल भी नहीं हो पाते। तो ये हम नहीं कह सकते कि कन्फॉर्मिटी अच्छी बात है या डेविएंस अच्छी बात है। आप सिर्फ समझ लीजिए कि कन्फॉर्मिटी क्या है और डेविएंस क्या है। इसका सफलता असफलता से मतलब नहीं है। मैं इसीलिए इस टॉपिक पे इतना लंबा जो है डिस्कशन कर रहा हूँ, ताकि आपको बाद में जाके जब आप इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जब क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो आप ठीक से एनालाइज करके ठीक ऑप्शन पे पहुँच पाएँ। यही जो है मेरा ये सब बताने का उद्देश्य है। दूसरी बात, अब जो है मैं सीधा कोलबर्ग पे आ जाता हूँ कि उन्होंने चाइल्ड के अंदर मोरल डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेज जो है वो बताई। उससे पहले उनका एक डिलेमा है जिसे हेंज डिलेमा कहते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है तो ये आप कर ही देंगे कि ये किस से बिलोंग करता है, हेंज डिलेमा। ये मोरल डिलेमा है। इसके अंदर एक स्टोरी है। कोलबर्ग जो हैं वो अलग अलग लेवल के बच्चों से सेम स्टोरी रिपीट करते हैं और वो उनका व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस स्थिति में होंगे तो क्या डिसीजन लेंगे। ये मोरल डिलेमा का केस स्टडी है। मैं आपके सामने केस स्टडी रख रहा हूँ। कोलबर्ग कहते हैं कि एक कोई व्यक्ति होते हैं, उनकी पत्नी बीमार होती है। अब मान लीजिए बीमारी जो है वो इतनी बड़ी है कि उनका बचना जो है मुश्किल है, लेकिन जो व्यक्ति जिसकी पत्नी बीमार है उसके पास एक रास्ता है। वो रास्ता एक ड्रग्स के थ्रू है। ड्रग्स बोले तो मेडिसिन, यहाँ नशे पते की दवाइयों से मतलब नहीं है। लेकिन उस ड्रग्स के साथ एक केस ये है कि उसका कॉस्ट इतना है कि वो व्यक्ति जो है वो उस कॉस्ट को पे करने में असक्षम है। ये सब केस स्टडी सुनाने के बाद जो है वो कोलबर्ग पूछते हैं कि क्या इस व्यक्ति को अपनी पत्नी के जीवन को बचाने के लिए उस ड्रग्स की चोरी करनी चाहिए। अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं, हो सकता है आपका विचार कुछ भी हो। आपका विचार यहाँ मैटर नहीं करता। कोलबर्ग जानना चाह रहे हैं कि बच्चों में मोरल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। जब उन्होंने यही सवाल छोटे बच्चों से पूछा तो छोटे बच्चों ने कहा कि नहीं, उस व्यक्ति को जो है पत्नी की जीवन रक्षा के लिए उस ड्रग्स की चोरी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा और उम्र में ज़्यादा
ज़्यादा उम्र के बच्चों से उसने पूछा। उन्होंने भी सेम ही जवाब दिया कि वास्तव में उस व्यक्ति को जो है चोरी नहीं करनी चाहिए। जब उसने ज़्यादा बड़े लोगों से पूछा तो ज़्यादा बड़े लोगों से पूछने से पहले मैं बता दूं कि कोलबर्ग इसका क्या आंसर मानता है। कोलबर्ग कहता है कि जिस व्यक्ति की पत्नी बीमार है उस व्यक्ति को समाज के सामने जाके खड़ा हो जाना चाहिए और समाज को बताना चाहिए कि जो जीवन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी का। चोरी जो कि एक मोरालिटी के अगेंस्ट एक्ट है वो छोटी बात है, तो उसे चोरी कर लेनी चाहिए। ये कोलबर्ग का आंसर है। लेकिन छोटे बच्चों से जब उसने पूछा, छोटे बच्चों ने जवाब दिया कि नहीं करनी चाहिए। उसने देखा कि छोटे बच्चों के मन में क्या क्या बात थी, जो वो क्या चीज़ थी जिसने बच्चों को हिंज को चोरी करने से रोका। कोलबर्ग फर्स्ट स्टेज के अंदर यही बताने की कोशिश करते हैं कि जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं या शुरुआती दौर में मोरल डेवलपमेंट के अंदर बच्चे के अंदर डिलेमा होता है रिवॉर्ड और पनिशमेंट का। वो हर एक एक्शन को, हर एक एफर्ट को जोड़ता है रिवॉर्ड से या फिर पनिशमेंट से। बच्चा 3 या 4 साल की उम्र तक आते आते ये समझ जाता है कि चोरी का जो एक्ट है वो अच्छा नहीं है। वो ये नहीं जानता कि समाज चोरी के ऊपर किस तरीके से एक्ट करेगा। वो ये भी नहीं जानता कि इसके ऊपर पुलिस की कौन कौन से सेक्शन जो हैं वो लग जाएंगे, कितनी बड़ी जेल हो सकती है। वो तो उसने तो घर में सिर्फ इतना ही देखा होता है कि जब उसने चोरी की तो मम्मी ने उसे पनिश किया। अब उसके सामने सेम सिचुएशन जो कोलबर्ग ने रख दी कि उसे चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बच्चे ने तुरंत देखा कि अगर हिंज जो है यहाँ चोरी करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए उसे चोरी नहीं करना चाहिए। उसके मन में ये भाव कतई नहीं है कि फिर उसकी पत्नी का क्या होगा, पति पत्नी का रिलेशन किस लेवल का रिलेशन होता है। और चोरी तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, जीवन का इम्पोर्टेंस ज़्यादा बड़ा है। वो सिर्फ हर एक एक्शन को रिवॉर्ड और पनिशमेंट के तौर पे देखता है। वो जानता है कि जब हम ओबीडियंट होते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें रिवॉर्ड देते हैं। वो कहते हैं कि तुमने अच्छा किया है। और जब जब हम किसी भी एक्ट को गलत तरीके से करते हैं तो वो हमें पनिश करते हैं। बस यही ओरिएंटेशन उसके दिमाग में होता है। इसके दूसरा अलावा कोई थ्योरी उसके मन में या उसके जहन में नहीं होती है। इसीलिए वो कहता है कि हिंज को जो है वो चोरी नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टेज 2 के ऊपर। मतलब ये वो बच्चे हैं जो अब पहले वाली स्टेज से बाहर आ गए हैं, इनकी उम्र उनसे थोड़ी ज़्यादा है। ये वो बच्चे हैं जो पनिशमेंट की थ्योरी से बाहर निकल आए हैं और इन्हें ये लगता है कि सही चीज़ वो है जो हमें प्लेजर देती है, जो हमें खुशी देती है। तो ये बच्चे सेल्फ इंटरेस्ट की बात करेंगे। हर चीज़ में ये देखेंगे कि इसमें हमारा अपना क्या फ़ायदा होगा। अगर उन्हें लगेगा कि ऐसा करने से उनका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है, वो उस एक्ट को ना करें। जो इन बच्चों से बड़े बच्चे होंगे वो सेल्फ इंटरेस्ट से भी थोड़ा ऊपर सोचेंगे। इन बच्चों के अंदर इंटरपर्सनल अकॉर्ड या कन्फॉर्मिटी की भावना होगी। यही लेवल 3 है कोलबर्ग के अनुसार। इंटरपर्सनल अकॉर्ड क्या होता है, ये समझ लीजिए एक तरीके की बच्चों के अंदर संधि होती है। जैसे आपने नेटो पैक्ट सुना होगा, वार्सा पैक्ट सुना होगा, जो देशों के बीच में होते आए हैं। ऐसे ही बच्चों के अंदर भी पैक्ट होते हैं। मान लीजिए स्कूल के अंदर एक कोई बच्चा होता है, उसे कोई पीट रहा होता है, उसी का दोस्त जो है उसे छुड़ाने आ जाता है। अब इस बच्चे के मन के अंदर भी ये भाव आ जाते हैं कि ये मेरा दोस्त है, जब भी इस पर कोई अटैक करेगा या कोई मारपीट करेगा तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी होगी कि मैं इसी का पक्ष लूँगा। वो ये नहीं देखेगा कि उस मसले के अंदर
उसका भी कोई योगदान है या नहीं है। वो सिर्फ इतना देखेगा कि उसका दोस्त मुसीबत में है तो वो ये समझता है कि उसे छुड़ाना चाहिए। हम सब लोग अपने बचपन में इसी बात के लिए टोके जाते रहे हैं कि मसला किसी और का था, फिर तुम उस मसले में क्यों शामिल हुए, और हमारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता था। एक्चुअल में हम मन ही मन तो यही सोच रहे होते थे कि मैं जो करके आया हूँ वो ठीक है, पेरेंट्स नहीं समझ पाएंगे। उसने भी एक बार जो है मेरी मदद करी थी, अब समय आया तो मैं मदद नहीं करता तो मेरे सामने दूसरा रास्ता क्या था। ये पीयर प्रेशर भी हो सकता है और आप कहें ये इंटरपर्सनल कोई पैक्ट भी हो सकता है। इसी स्टेज के अंदर एक कन्फॉर्मिटी की बात कोलबर्ग करते हैं। कन्फॉर्मिटी क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ एक सिंपल सा एग्जाम्पल के साथ। किसी ने अपने रियल लाइफ का एग्जाम्पल कभी शेयर किया था। एक लड़की होती है, उसने बताया कि एक बार वो जो है अपनी ही सिस्टर के साथ में मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाती है। पूजा समाप्त हो जाती है और पूजा समाप्ति होने के बाद जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो प्रसाद के बहाने, वो प्रसाद तो देते ही हैं, साथ में वो लड़की के जो है गाल जो हैं वो अपने हाथों से टच करते हैं। चूँकि लड़की थोड़ी समझदार थी, बैड टच और गुड टच हम सब लोग जानते हैं। लड़की को थोड़ा असहज महसूस हुआ, उसने अपनी गर्दन नीचे की, आंखें नीचे की और वहाँ से जो है वो तुरंत निकल लेती है। मन में ये प्रतिज्ञा भी कर लेती है कि वो दोबारा से इस तरीके के मंदिर में नहीं आएगी। सवाल यही है कि वो क्या वजह थी कि लड़की जो है आत्मग्लानि की भावना से वहाँ से जल्दी से निकल लेती है। कन्फॉर्मिटी की भावना थी, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो पुजारी जो है मंदिर में उनका विरोध करेगी, जो बाकी लोग हैं मंदिर में आए हुए हैं वो क्या सोचेंगे कि पुजारी तो ठीक हैं, इतने सम्मानीय पर्सन हैं, मेरी बात पे कौन भरोसा करेगा, लोग मुझे ही बुरा भला कहेंगे। ये लड़की के अंदर नाइस गर्ल का ओरिएंटेशन है, जैसे बॉयज़ के अंदर गुड बॉयज़ का ओरिएंटेशन होता है। क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर उसने आवाज़ उठाई तो सब लोग उसे ही गलत समझेंगे। ये कन्फॉर्मिटी है। अगर वही लड़की उस पुजारी का हाथ पकड़ लेती, थप्पड़ लगा देती या और 2-4 लोगों को बताती कि पुजारी ने उसे गलत तरीके से या बैड टच किया है, तो ये डेविएंस होता। मतलब जो चीज़ है उसको आप यूं ही नहीं मान रहे हैं, आप उसका अगेंस्ट में जा रहे हैं। हम तमाम लोग ऐसे होंगे, बसों में यात्रा करते हैं, अक्सर लड़कियां गलत तरीके से लोग टच भी करते हैं, बहुत लोग उस बात का सामना करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग नहीं कर पाते। ये कन्फॉर्मिटी की भावना ही है जो बाद में पर्सनैलिटी के अंदर एक न्यूरोसाइकोटिक डिसऑर्डर के तौर पे कंटिन्यू कर जाती है। अब मैं आता हूँ कोलबर्ग के 4th स्टेज के ऊपर। मतलब ये 4th स्टेज वाले बच्चे वो होंगे जो 3rd स्टेज से इनकी मोरालिटी थोड़ी उनसे एडवांस होगी। ये बच्चे अनुशासन के बारे में सोचेंगे, ये सोचेंगे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, ये सोचेंगे कि अगर क्लास के अंदर अध्यापक अभी नहीं आए हैं तो तब भी जो है हमें अनुशासन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। कोलबर्ग की जो 5th स्टेज आती है, जो आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की स्टेज, इसमें बच्चा जो है वो चूँकि अब बड़ा हो चुका है, सामाजिक परिवेश के अंदर आ चुका है, सामाजिक सोशल इंटरेक्शन भी करता है, ऐसे में वो समझ जाता है कि समाज किस तरीके से फंक्शन करता है, समाज में क्या कौन सी बातें ठीक हैं, कौन सी बातें ठीक नहीं हैं। अब अगर कोलबर्ग सेम कंडीशन इन बच्चों के सामने रखेगा तो इन बच्चों का जवाब होगा कि हेंज को चोरी अब भी नहीं करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं कि स्टेज 1 से लेके ये मैं 5th स्टेज पे आ गया हूँ। बच्चे कह रहे हैं कि हेंज को चोरी नहीं करनी चाहिए। इनका अप्रोच जो है मोरालिटी का वो डिफरेंट होगा। ये बच्चे हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे सोशल यूटिलिटी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ये मानते हैं कि अगर लेंज ने चोरी की, ऐसे तो बहुत लोग फिर चोरी से प्रेरित हो जाएंगे। समाज में सब लोग अगर फिर चोरी करने लगे तो फिर समाज का ताना बाना कैसे चलेगा, समाज में फिर जो है लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं रह पाएगा। तो ये सोशल यूटिलिटी की बात करते हैं और कहते हैं कि हेंज को सोशल यूटिलिटी के लिए चोरी नहीं करनी चाहिए।
लेकिन कोलबर्ग कहते हैं कि मोरालिटी की जो सबसे अच्छी स्टेज होती है वो स्टेज 6 की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। मतलब ये वो प्रिंसिपल हैं जो हर जगह जो हैं अप्लाई हो जाएंगे। हर जगह अप्लाई होने से मेरा मतलब ये है कि मानव जीवन सर्वोपरि, मानवता सर्वोपरि, नैतिकता, धर्म, रिचुअल, ये सब बातें निचले स्तर की हैं, मानवता सबसे ऊपर रखता है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जब आप फॉलो करते हैं, यही कांट की एथिक्स है। कांट कौन है? इमैनुअल कांट। ये पॉलिटिकल साइंस के थिंकर हैं और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की ही बात करते हैं, यूनिवर्सल एथिक्स की ही बात करते रहे हैं। ये उन्हीं का मॉडल है। जो अध्यापक सिर्फ मनोविज्ञान पढ़ाते हैं वो पॉलिटिकल साइंस के थिंकर से इन चीज़ों को नहीं जोड़ पाएंगे। वो नहीं बता पाएंगे कि ये जो कांट की जो एथिक्स है वो क्या है।